हेलो एवरीवन। स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे हम, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हमने गैस के लिए एक्सपेरिमेंटल लॉज स्टडी किए, उसके बाद हमने लेटेस्ट वैन डर वाल्स इक्वेशन स्टडी की, और आज अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बेसिकली क्या है कि डेविएशन जो है वो हमने क्यों अराइज हुआ, और वैन डर वाल्स इक्वेशन को स्टडी करने के बाद जो डेविएशन अभी हम पढ़ने वाले हैं उस डेविएशन का हम क्वांटिटेटिव डिस्कशन करने वाले हैं, और वो क्वांटिटेटिव डिस्कशन होगा इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे Z से। दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर quantitative discuss the deviation of any gas from the ideal behavior। कैसे डिस्कस करता है? बेसिकली this Z it is the ratio of the molar observed volume, ये हमारे पास observed volume है, observed volume divide by molar volume of the ideal gas। हमारे पास मोलर आइडियल वॉल्यूम है और ये हमारे पास ऑब्जर्व है, इन दोनों के रेशियो को ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्वांटिटेटिव डिस्कशन है, क्वांटिटेटिवली रिलेशन प्रोवाइड करता है कि कोई गैस कैसे डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से। इन दोनों के रेशियो को हम जेड का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं एक मोल के लिए गैस, अगर हमारे पास एक मोल है then we can say for ideal gas PV equals to RT, or I can say this V for ideal, this is for ideal, will be equals to RT by P. This can be substituted here. Now this Z will becomes equals to Z is equals to V M divided by molar volume की जगह हमने substitute कर दिया RT by P, P चला जाएगा ऊपर। This is equals to Z is equals to PVM by RT which is the compressibility factor। इसको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिफरेंट गैसेस के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे Z का और P के ग्राफ प्लॉट किए। Z is a function of pressure and temperature. This depends upon T and P. Keeping the temperature constant, Z versus P graphs were plotted for different gases, and the observations made they provide us some meaningful results। वही हमें इसमें डिस्कस करने हैं। क्या हुआ एक बार देख लेंगे। अब तक हमें ये पता लग गया कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस किस का रेशियो है और क्यों पढ़ते हैं। जब हमें Z वर्सेस P के ग्राफ प्लॉट की, तो मैं सबसे पहले तो इसी को देख लूं फॉर आइडियल गैस। अगर हमारे पास कोई भी गैस आइडियल गैस है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 के बराबर होगी, बिकॉज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो आइडियल का है और जो ऑब्जर्व्ड है वो इक्वल होंगे, जिसकी वजह से Z की वैल्यू 1 आएगी। सो दिस इज द Z is equals to 1 and it is for आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए है। जब हाइड्रोजन के लिए ये ग्राफ देखा गया इसको, then it was equals to like this. This is for hydrogen, this is for helium, and for methane this is for CH4, and then it comes for कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आप देखेंगे कि अगर कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो Z की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, दिस इज Z इज इक्वल्स टू 1.0। कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके लिए Z की वैल्यू 1 से भी नीचे लाई करती है, मतलब इन गैसेस के लिए इस प्रेशर रेंज में यहाँ पे इस मीथेन के लिए और यहाँ तक CO2 के लिए Z की वैल्यू नीचे लाई करती है, मतलब Z की वैल्यू नेगेटिव है। हम कह रहे हैं कि इस प्रेशर रीजन में यहाँ से लेके और यहाँ तक अप टू दिस प्रेशर ये जो गैस है मीथेन और यहाँ तक ये जो गैस है CO2 ये नेगेटिव डेविएशन शो करती है, लेकिन इस प्रेशर के बाद मीथेन भी पॉजिटिव डेविएशन शो करती है और इस प्रेशर के बाद CO2 पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा ही पॉजिटिवली डेविएटेड है और ये ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर के साथ Z वर्सेस P वो ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं उनके लिए Z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के लिए Z की वैल्यू
लो प्रेशर रीजन में जब प्रेशर कम है तो नेगेटिव है और हाई प्रेशर रीजन में पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, किस चीज को जस्टिफाई करता है, यही हमने देखना है। तो आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर वो डेविएशन शो करती है तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, which means this is positively deviated and it can be negatively deviated if z is less than 1। बहुत अच्छी बात है। अब एक बार इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या इसका मतलब है। बेसिकली ऐसा पाया गया कि जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में डेविएशंस थे जो, और उसके बाद हम वैन डर वाल्स इक्वेशन पे अप्रोच करते हैं, तो वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास थी p + an² * v² v - mv = nRT। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करके लिखूं देन इट कम्स टू बी लाइक दिस pv minus pnb plus an² by v minus a, and I have to multiply this is going to be an³ into b divided by v² is equals to nRT। और अगर मैं इसको 1 मोल के लिए लिखूं, for 1 मोल then it is going to be like pv minus pb plus a by v minus ab by v² is equals to RT। एक मोल के लिए हमने स्क्वायर से ओपन कर दिया, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास इक्वेशन है कुछ ऐसे। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट PV = RT + PB + AB डिवाइड बाय V² minus A by V। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, उसको डिवाइड करने का रीजन है क्योंकि मुझे साफ साफ यहाँ पे ये PV दिखाई दे रहा है और PV अपॉन RT ही Z की वैल्यू है, सो डिवाइडिंग बाय RT on both side, so it becomes Z is equals to 1 plus PB upon RT plus AB upon V² into RT minus A over VRT। So this becomes Z, this is Z क्योंकि PV by RT का जो रेशियो है उसी को हमने Z का नाम दिया था ना। One more thing is there, ये जो V² की टर्म है बहुत लार्ज होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर नेग्लेक्शन, अब हमने नेग्लेक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। आफ्टर नेग्लेक्शन कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद लो प्रेशर रीजन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल टर्म नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। सो Z विल बी इक्वल्स टू 1 plus PB upon RT minus A upon VRT। तो एक नेग्लेक्शन के बाद हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्लीज अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए ये नेग्लेक्शन V² की वजह से हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया ना। अपकमिंग अब अगर मैं इस ग्राफ के लिए इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले इसको लिए स्टडी करूंगा फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे पहली बात, इन गैसेस के लिए जो A की वैल्यू है दैट इज वेरी लो, A की वैल्यू बहुत कम है, और अगर A की वैल्यू बहुत कम है सो दीज गैसेस आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इनका लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीजन बीइंग, इससे पहले जब A के फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया था तो आपको बताया था लास्ट क्लास में दैट A is the measure of force of attraction, higher the value of A more will be the force of attraction, easy to liquefy that particular gas। On the other hand, if A is smaller then it would be difficult to liquefy the gas, reason being weaker force of attraction। So for hydrogen and helium the value of A was found to be very low, means it is difficult to liquefy these gases, and since A is very low so this term from this equation can be neglected and therefore Z will be equals to 1 over PB plus RT, which indicates that upon increase in pressure there will be an increase in the value of Z। Therefore for hydrogen and helium this graph always shows a positive deviation because upon increasing the pressure Z increases continuously। Secondly, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमने स्टडी कर लिया। अब मैं बात करने लगा हूं फॉर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही इक्वेशन है जिससे हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पाएंगे
कि लो प्रेशर रीजन की अगर हम बात करें, द लो प्रेशर रीजन ये नेगेटिवली डेविएशन शो करती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसके बाद ये पॉजिटिवली डेविएट हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रही है, और एक टाइम तो ऐसा भी आ रहा है जब वो आइडियल गैस इक्वेशन के साथ मीट कर रही है। बेसिकली यूं होता है कि अगर मैं बात करूं CH4 CO2 या कोई भी पोलर गैस, पोलर मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, अमोनिया के लिए भी पहले नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसके बाद वो पॉजिटिवली हो जाएगा, और इन बिटवीन एक टाइम ऐसा आएगा जब Z की वैल्यू जो है आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करना स्टार्ट कर देगा? आइडियल गैस की तरह अगर हमें बिहेव कराना है तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। पहली बात तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इसी कंडीशन पे कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर मैं बात करूं किसी भी गैस के लिए फॉर लो प्रेशर, अगर मैं लो प्रेशर रीजन की बात करूं, अगर लो प्रेशर रीजन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि अगर प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है तो नो डाउट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टर्म में यहां से नेगलेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर रीजन में भी एक टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लो प्रेशर रीजन में ये PV अपॉन RT, दिस बी टर्म्स विल बी नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल होगी, तो मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन VRT इन द लो प्रेशर रीजन। और अगर मैं हाई प्रेशर रीजन की बात करूंगा देन दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड एंड Z विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस PV बाय RT। बेसिकली हाई प्रेशर रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रेशर रीजन में और लो प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू कैसी वेरी करेगी। इन लो प्रेशर रीजन Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस समथिंग, इट मींस नेगेटिव डेविएटेड। सो द लो प्रेशर रीजन इट इज नेगेटिवली डेविएटेड है, क्योंकि हमने ये टर्म नेगलेक्ट कर दी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। हाई प्रेशर रीजन की बात करें Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PV बाय RT। इन द हाई प्रेशर रीजन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड A ओवर V अपॉन RT। सो इन हाई प्रेशर रीजन Z will be equals to 1 plus PVRT, which is the positive deviation, positively deviated है, positive deviation है। तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रेशियो है, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम टू द आइडियल वॉल्यूम, और फिर हमने आइडियल वॉल्यूम को nRT PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्लेस करा। रिप्लेसमेंट के बाद हमने Z और P के ग्राफ प्लॉट किए, उनको जस्टिफाई किया कि कैसे वैल्यू वेरी करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड दैट्स ऑल। इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस फ्लोज हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा रियल गैस। बेसिकली रियल गैस पे हम अप्रोच क्यों कर रहे हैं उसके रीजन सुनेंगे। पहले तो एक्चुअल में हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। कोई भी गैस अगर सभी कंडीशंस पे टेम्परेचर और प्रेशर की इस इक्वेशन को अगर फॉलो करती है तो हम उसको मानते हैं कि वो हमारे पास एक आइडियल गैस है। अगर तो वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती तो हम कहते हैं दैट दिस गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही, और इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही तो इसका मतलब किसी ना किसी इक्वेशन को तो फॉलो करती होगी, और वो जो इक्वेशन जिसको वो फॉलो करेगी वो हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन होगी। अगर तो वो रियल गैस है, मतलब अगर वो डेविएट करती है उस आइडियल बिहेवियर से इस इक्वेशन को फॉलो ना करके तो वो रियल गैस है। और रियल गैस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन या वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब आइडियल गैस से डेविएट करने के रीजन देख लेते हैं। तो जो रीजन है वो है हमारे पास रॉन्ग अजम्पशंस। हमने कुछ गलतियां की, कुछ अजम्पशंस कंसीडर की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें कमियां होने की वजह से गैस जो है उस बिहेवियर से डेविएट करती है। और अगर वो डेविएट करती है तो हम उन रॉन्ग अजम्पशंस को करेक्ट करेंगे और हमको करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद नई इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। तो वो रॉन्ग अजम्पशंस क्या क्या है? पहली बात तो मैंने कहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो इक्वेशंस, दो पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मैंने कहा था दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल वाज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो सबसे पहले रॉन्ग अजम्पशन यही है,
वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था दैट वाज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस। सेकेंडली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमने ना के बराबर ही कंसीडर किए थे। हमने माना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। इन दो रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से जो गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पाती, इस इक्वेशन से डेविएट करती है, और डेविएट करती है तो वो हमारी रियल गैस कहलाती है। तो अगर हमने इन रॉन्ग अजम्पशंस का पता लग ही गया तो हम इन अजम्पशंस को करेक्ट करेंगे और करेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे जिसको वैन डर वाल इक्वेशन का नाम देंगे। इसलिए मैं सबसे पहले करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। यहाँ पे पहले है करेक्शन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में करेक्शन करना है वो देख लेंगे एक बार। बेसिकली हमने ये मान लिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं। हालांकि मान लीजिए मेरे पास ये गैस का कंटेनर है जिसमें गैस रखी हुई है और मैंने इसमें ये लेयर्स लगा दी। ये गैस है, उसकी लेयर ए है, और ये एक और लेयर है, उसकी लेयर बी लेयर है। अगर इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो ये ए लेयर जो है ये इस कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी और कुछ प्रेशर जनरेट करेगी, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर भी होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दे आर रैंडमली कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जैसे ये कोलाइड करेगी प्रेशर जनरेट होगा। लेकिन बी के जो मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल वो ए पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर अप्लाई करते हैं, और अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स, जो प्रेशर इस ए को इस कंटेनर की वॉल से अप्लाई करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन है ये म्यूचुअल है। ये ए के पार्टिकल्स इसके साथ कोलाइड करते हैं। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता, लेकिन बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं। ये बात हमें कैसे पता लगी? क्योंकि गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका मतलब उनमें भले ही वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है पर है जरूर। तो इसका मतलब बी इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो गैस है ये आइडियल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो प्रेशर कम लगा। अगर प्रेशर कम लगा तो मैं लिखूंगा कि जो आइडियल आपके पास प्रेशर है वो कुछ ज्यादा प्रेशर है। रियल गैस सच में कम प्रेशर लगा पाएगी, क्योंकि रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इसलिए मैंने लिखा P ideal is equals to P real plus small p। प्लीज अगर मैं इस P को, ये P क्या है? ये है मेरे पास वो प्रेशर lost by ideal gas. This is the pressure lost by ideal gas due to force of attraction। मतलब आइडियल गैस में पहले तो हम इस प्रेशर को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे। ये वो प्रेशर है जो लॉस हो गया, मतलब हमने रियल में हमने इस प्रेशर के करेक्शन टर्म को ऐड कर दिया और हमने उसको पी आइडियल के इक्वल लिख दिया। प्लीज मान लीजिए ये करेक्शन टर्म होती ही ना इसमें, तो रियल गैस में और आइडियल गैस में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। उस टाइम पे सारे के सारे गैसें आइडियल की तरह बिहेव करती और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती। लेकिन सच में तो ये करेक्शन टर्म आएगी, क्योंकि ये प्रेशर में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, और अगर ये प्रेशर में लॉस है तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है। ये जो प्रेशर का लॉस है जो हुआ है, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना कंसीडर करके, वो इन लेयर्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर वो ए लेयर पे भी डिपेंड करेगा और बी पे भी। सी तो डायरेक्टली ए के साथ लेयर अटैच होगी नहीं, इसलिए इन दो लेयर को ही कंसीडर करेंगे। और अगर मैं इन दोनों लेयर के लिए बात करूं तो मैंने ये लिख दी कंसंट्रेशन फॉर लेयर ए, और ऐसे ही मैं लिख दूं कंसंट्रेशन फॉर लेयर B, so I can write it like this, that this small p is directly proportional to n square by v square, क्योंकि सभी गैस के मॉलिक्यूल हैं, all the molecules of gas are identical in shape, size and mass। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ P is equals to a n square by v square, where a is the constant। यहाँ पे ये जो मैंने a लिखा है
ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये है एक मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस A इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसकी A की वैल्यू बहुत हाई होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस गैस के लिए बहुत ज्यादा होंगे, बहुत इजीली हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे प्रेशर अप्लाई करके। सो हमने एक करेक्शन टर्म तो ऐड कर दी प्रेशर के लिए, सेकंड करेक्शन टर्म भी ऐड कर देते हैं एंड दैट इज फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए और करेक्शन टर्म सेकंड इज करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, करेक्शन फॉर वॉल्यूम। करेक्शन फॉर वॉल्यूम का क्या मतलब है, देखिए हमने ये मान लिया कि गैस के मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, पर सच में वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करता ही है। ये हमने गैस के लिक्विफिकेशन से समझा। गैस को लिक्विड जब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, तो इसका मतलब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसके पार्टिकल्स को पास लेके आ रहे हो, और जब वो पार्टिकल्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थे और वहां पे वॉल्यूम भी था। मान लीजिए मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस है, n मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, और मैंने मान लिया कि मेरे पास जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो V है। दिस इज द वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। अब मेरे को करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करनी है। मान लीजिए B इज द वॉल्यूम occupied, this B is the volume occupied by 1 mole of gas molecules। एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स B वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो n मोल्स के जो वॉल्यूम होंगे n मोल्स का वो कितना होगा, दैट विल बी Nb। इतना वॉल्यूम गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करा है। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर में टोटल वॉल्यूम जो है वो V है, और उस V वॉल्यूम में से Nb गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करा है। टोटल कंटेनर का वॉल्यूम V था, उसमें से Nb गैस के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई करा है। कुछ वॉल्यूम अब भी बच गया होगा, और वो वॉल्यूम मैं ऐसे लिख सकता हूं V माइनस Nb। V माइनस Nb वो वॉल्यूम है जो जिस वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। प्लीज, V minus Nb is that volume which is effective for the movement of the gaseous molecule। तो ये मैंने इसमें वॉल्यूम के लिए करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, और मैं इसको लिख सकता हूं कि जो V ideal that is equals to V real minus Nb, ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। सो P आइडियल V आइडियल मेरे पास दोनों हैं, इन दोनों को मैं आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करूंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं अब वैन डर वाल इक्वेशन की बात करूं तो मैं लिखूंगा दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, और ये हमारे पास क्या है, ये दोनों ही आइडियल के लिए है, और आइडियल के लिए प्रेशर हमने अभी कैलकुलेट करा था, दैट वाज इक्वल्स टू P प्लस AN² बाई V², क्योंकि ये तो हमारे पास स्मॉल p है, और हमने P आइडियल को क्या लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू P रियल प्लस स्मॉल p सॉरी, ये वैल्यू है जिसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा है, इनटू V की जगह हमने क्या पुट कर दिया, V minus Nb which is equals to nRT। So this is our वैन डर वाल इक्वेशन, यही हमारी रियल गैस इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को रियल गैसेस फॉलो करती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने वैन डर वाल गैस इक्वेशन सीख ली कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन अराइज होती है दो रोग अजम्पशंस की वजह से, और इसको एक बार और जस्टिफाई कर रहा हूं मैं, दैट दिस इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस and this P is for real gas, pressure for real gas। this is for real, and this all V minus Nb, this is the volume for ideal gas। this is our वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ये वैन डर वाल इक्वेशन है, डायरेक्टली भी आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड जो है, अब मेरे को इस A और B का और डिस्कस करना है, A एंड B। A और B क्या है? पहली बात तो A और B दोनों के दोनों कांस्टेंट है। दूसरी बात, यूनिट्स की ओर बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ A एंड B। देखिए हम जो
ये इक्वेशन लिखी है हमने यहाँ पे p + kn² / v²। तो आप इसमें देखेंगे कि इस टर्म में हमने प्रेशर को ऐड कर रखा है, और आपको मैं बता दूं जो सेम यूनिट की चीज को ही हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है इस an² / v² की यूनिट वही है जो प्रेशर की यूनिट है, यानी कि अगर मैं इसको एटीएम कंसीडर कर लूं तो मैं एक यूनिट निकाल सकता हूं एटीएम इनटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मोल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू एटीएम लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू द पावर -2। दीज आर द यूनिट्स फॉर ए। अगर मैं b की बात करूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा v - nb। तो मैं अगर b की यूनिट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इतना तो पक्का ही है कि ये जो nb है ये वॉल्यूम के इक्वल है, और वॉल्यूम की यूनिट मैं लिखूं देन इट कम्स आउट टू बी लीटर एंड आई हैव टू फाइंड फॉर b, सो इट इज गोइंग टू बी लीटर पर मोल। दीज आर द यूनिट्स फॉर a एंड b। अब बात कर लेते हैं a और b के फिजिकल सिग्निफिकेंस की। फिजिकल सिग्निफिकेंस A, it is the measure of force of attraction. It is the measure of force of attraction. कोई गैस का मॉलिक्यूल है, if it has a high value of A, it means it can be easily liquefied. अगर हमारे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो और उसके लिए गैसेस के लिए किसी पर्टिकुलर गैस के लिए अगर A की वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब है हम उस गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। And this B, this is the excluded volume. ये हमारे पास है excluded volume. Excluded volume प्रोवाइड करता है हमें ये, जहां पे हमारे पास एक मोल के लिए है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है B के लिए। हम लिखते हैं that B, this volume, sorry this is B, is 4 times the actual volume of gas molecule। ये जो B की वैल्यू है ये गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए 4 टाइम्स आती है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये हो गया कंप्लीट गैस का मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करूं, इन दोनों के बीच की रेडियस, देन इट कम्स आउट टू बी 2r। दिस इज द रेडियस। ये जो गैस का मॉलिक्यूल है अब ये ऐसे माइग्रेट करेगा, ऐसे मूव करेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ अटैच होने की वजह से इस कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और जब इसको ऑक्यूपाई करेंगे तो इसकी रेडियस जो है वो 2r हो जाएगी। और अगर इसकी रेडियस 2r हो जाएगी तो मैं इसको लिखूंगा वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 4/3 pi r cube which is equals to 8 into 4/3 pi r cube। लेकिन ये तो दो मॉलिक्यूल्स के लिए है। अगर मैं वन मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर करूं फॉर वन मॉलिक्यूल तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। इट कम्स आउट टू बी 4 into 4/3 pi r cube which is 4 टाइम्स। लेकिन B जो है वो एक मोल के लिए है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मैं फॉर वन मोल इस B की वैल्यू कैलकुलेट करूं देन इट इज इक्वल्स टू 4 into 4/3 pi r cube into Na। So this is the whole procedure to justify the statement that actual B volume is 4 times the volume of one molecule of a gas. So this is from my side regarding van der Waals equation and regarding constant A and B. That's all. इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है that is deviation. Deviation को क्वालिटेटिव हम डिस्कस करने वाले हैं in terms of compressibility factor. That's all.